हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐश का इन्फिनिट ज़्यादा ताकतवर है या ग्रेनिजा। अगर आपको पता नहीं कि मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ तो मेरी यह वीडियो आप देख सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ। पहले हम इनकी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, बैटल स्टाइल और इनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह सेक्शन स्किप करना है तो स्क्रीन पर दिख रहे टाइम तक स्किप कीजिए। पर अगर आपको वीडियो अच्छे से समझना है तो देखिए, आपको पहले से ही सब कुछ पता है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरी बातों से कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गए हैं तो अनलाइक का बटन है ही। इनफ्रेम, जिसे पॉल ने रिलीज़ किया था एक कमज़ोर पोकेमॉन मारकर, पर आगे चलकर इसी पोकेमॉन ने उसकी आधी टीम को हरा दिया था। अगर हम इसके मूव्स की बात करें तो उसमें शामिल है एम्बर, फ्लेम व्हील, फ्लेम थ्रोअर, फ्लेयर ब्लेस्ट, मार्क पंच, डिस्क स्क्रैच जैसे मूव्स। तो अगर हम इसके इम्प्रेसिव बैटल की बात करें तो उसमें शामिल है फैटिना के खिलाफ इसने मिस मेगियस एंड डिफ्लिम को, वायरन के खिलाफ रोंजार को, कैंडिस के खिलाफ स्नोवर एंड एवामस्नो को हराया था। सिनो के 8 जिम बैटल में इसने काफ़ी खतरनाक लक्सरे एंड जोल्टियन को हराया था और यही से उसने अपने ब्लेज पर कंट्रोल करना सीख लिया था। पर इसकी मोस्ट इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस आई थी पॉल के खिलाफ, जिसमें इसने पॉल की आधी टीम इलेक्ट्रीवायर एग्रोनल निंजास को हराया था। अगर आपने गेम्स खेली है तो आपको पता ही होगा कौन सा भी पोकेमॉन अगर 3-4 बार फ्लेयर बीट जैसे अटैक यूज करता है तो वह फ्लेयर बीट्स के रिकॉल डैमेज से ही लगभग फेंट हो जाता है। ऐश वर्सेस पॉल की बैटल लगभग 45 से 50 मिनट्स तक चली थी और आपको पता ही है कि जब पॉल के एक पोकेमॉन ने टॉक्सिक स्पाइक से पूरा ग्राउंड को पॉइजन कर दिया था, उससे बचने के लिए ऐश ने इन्फिनिट को बाहर बुलाया था और डिस्क से उसने टॉक्सिक स्पाइक के असर को खत्म किया, पर वह काफ़ी बुरी तरह से पॉइजन हो गया था। वह लगभग बैटल के मिड में पॉइजन हुआ था, मतलब इन्फिनिट 20 से 25 मिनट्स तक पॉइजन रहकर बैटल कर रहा था। अगर गेम में भी कोई लेजेंडरी पोकेमॉन 20 से 25 मिनट तक पॉइजन रहता है तो वह भी फेंट होने की कगार तक आता है। इसका मतलब पूरे 45 मिनट्स के बैटल में इन्फिनिट ने 4 to 5 टाइम्स प्लेयर बीट्स का रिकॉइल डैमेज झेल लिया। लगभग आधी बैटल के वक्त वह पॉइजन रहा और लगभग 5 से 6 पॉल के पोकेमॉन का डैमेज सहकर भी वह फेंट नहीं हो गया था। इससे आपको इन्फिनिट की ड्यूरेबिलिटी एंड पावर का अंदाज़ा चल ही गया होगा। अब इन्फिनिट पर बहुत बातें हो गई, चलते अपने नेक्स्ट पोकेमॉन पे। नेक्स्ट पोकेमॉन है ग्रेनिजा। इसे ऐश ने कैलोस रीजन में पकड़ा था। यह दूसरे सभी फ्रॉकी से अलग था क्योंकि जहाँ सभी फ्रॉकी मस्ती करते थे वहाँ यह हमेशा ट्रेनिंग करता था और उसने बहुत सारे ट्रेनर्स को भी छोड़ दिया था क्योंकि उसे अब तक उसके मुताबिक ट्रेनर नहीं मिला था। पर ऐश में इसने कुछ खास बात देखी और वह ऐश के साथ चल पड़ा और आगे चलकर इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग बन गया जिसके कारण यह ऐश ग्रेनिजा फॉर्म अचीव कर सका। अगर इसकी मूवसेट देखिए तो उसमें शामिल है डबल टीम, पाउंड, वाटर पल्स, बबल, एरियल एस, कट, वाटर शुरुकन जैसे अटैक्स। अगर हम इसके इम्प्रेसिव बैटल की बात करें तो उसने रायन था जो कैलोस रीजन की चैंपियन है, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मेगार्डियर को भी अच्छी टक्कर दी थी, पर ऐश बेहोश होने के कारण यह मैच हार गया था। उसने उल्फी के सबसे ताकतवर पोकेमॉन मेगा एवामस्नो को हराया था। कैलोस लीग में भी उसने सावेयर के खिलाफ उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मेगा सेप्टाइल को हराया था। वह तो इसे 4 टाइम्स डिसएडवांटेज था और उसने ग्रास टाइप के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फ्रेंजी प्लांट को भी बहुत बार टैकल किया था। आगे की मैच में एलन के खिलाफ इसने बहुत खतरनाक बिशार्प को हराया और बाद में 40 साल के साथ भले ही यह हार गया हो पर तब भी उसे इसने काफ़ी खतरनाक टक्कर दी थी। कैलोस लीग एंड होने के बाद भी लाइसेंड्रे के डार्क ज़ाइग्रेड के खिलाफ भी इसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी बाकी सारे कैलोस रीजन के ट्रेनर्स से मिलकर। अब इनकी डिटेल में बात तो हो गई, पर इनमें से सबसे ज़्यादा कौन ताकतवर है। जहाँ ग्रेनिजा के वाटर टाइप इन्फिनिट के फायर टाइप पे इफेक्टिव है, वही इन्फिनिट के फाइटिंग टाइप ग्रेनिजा के डार्क टाइप पे इफेक्टिव है। जहाँ ग्रेनिजा के पास बाउंड एवोल्यूशन है, वही इन्फिनिट के पास ब्लेज एबिलिटी है जो कि बाउंड एवोल्यूशन से कम नहीं है। कुछ थेरीज तो यहाँ तक कहते हैं कि इन्फिनिट की पावर बूस्टर फॉर्म जिसे हम ब्लेज समझ रहे हैं वह ब्लेज नहीं है, वह एक बाउंड एवोल्यूशन का फेल अटैम्प्ट है जिसे सूडो बाउंड एवोल्यूशन भी कर सकते हैं। इस पूरे टॉपिक को फोकस स्क्वाड ने अच्छी तरह से डिटेल में वीडियो बनाकर कवर किया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम इस टॉपिक से हटकर मेन टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम ब्लेज को ब्लेज ही रखते हैं, पर यह बात भी सच है इन्फिनिट की ब्लेज भी ग्रेनिजा के बाउंड तरह ही है। और आपने यह भी देखा होगा कि इन्फिनिट की ब्लेज तभी एक्टिवेट होती है जब उसकी HP 30% से कम बचती है और बॉन्ड भी तभी एक्टिवेट होता है जब ग्रेनिजा की 40 से 45% हेल्थ बचती है। मुझे पता है कि बॉन्ड का एक्टिवेट होना ट्रेनर और पोकेमॉन पे डिपेंड करता है, पर यह बात भी आप समझ सकते हैं कि वह कभी भी बैटल के स्टार्ट में एक्टिवेट नहीं हो सकता क्योंकि बॉन्ड इवोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा वक्त तो ज़रूरी ही है। हम हमारे विनर को इस पर भी डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ और दूसरे पॉइंट्स को कंपेयर करें जो कि ड्यूरेबिलिटी, अटैकिंग पावर, अटैकिंग स्किल, मूव सेट, स्पीड, एक्सपीरियंस जैसे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी, मतलब कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा अटैक झेल सकता है। तो इस पॉइंट का क्लियर विनर इन्फिनिट बनता है क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनिट ने पॉल के मैच के वक्त 4 से 5 प्लेयर ब्लिट्स
20 से 25 मिनट पॉइजन अटैक और बाकी पोकेमॉन्स के अटैक इतने झेले कि कुछ पोकेमॉन 2-3 बैटल के समय भी इतने अटैक नहीं झेल सकते। अगर आपने गेम्स खेले तो आपको पता ही होगा फ्लेयर बीट्स का रिकॉल डैमेज कितना खतरनाक होता है। और अगर लेजेंडरी पोकेमॉन भी 20-25 मिनट्स पॉइजन रहता है तो वह भी फेंट होने की कगार पर आता है। और अगर हम ग्रेनिंजा की ड्यूरेबिलिटी बात करें तो वह भी अच्छी है, पर इतनी भी नहीं कि इन्फर्निप की ड्यूरेबिलिटी को मैच कर पाए। तो हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि एसपी। तो इसका क्लियर विनर ग्रेनिंजा है। हमने अब तक ग्रेनिंजा की बैटल्स में देखी है, उसमें लगभग सारे ही मैच में उसने स्पीड के बलबूते पर ही जीत हासिल की है। इन्फर्निप की स्पीड भी भले ही ज़्यादा हो पर वह ग्रेनिंजा की स्पीड को टक्कर नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट है मूवसेट। इन्फर्निप एंड ग्रेनिंजा दोनों के मूवसेट लगभग सेम है, पर इन्फर्निप का मूवसेट थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि फ्लेयर बेस्ड डिग फ्लेमथ्रोर जैसे बहुत खतरनाक अटैक इसके मूवसेट में शामिल है। ग्रेनिंजा का मूवसेट भी अच्छा है पर उसमें सिर्फ ऑटर शुरिकन एरियल स्कर्ट जैसे अटैक शामिल है जो अच्छे हैं, फिर भी इन्फर्निप का अटैक ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट पॉइंट है अटैकिंग स्किल, मतलब कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा स्पीड एंड टेक्निक के साथ अटैक कर सकता है। तो इसका क्लियर विनर ग्रेनिंजा है। और अगर हम अटैकिंग पावर की बात करें, मतलब कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा पावर के साथ अटैक कर सकता है, तो इसका विनर इन्फर्निप बन जाएगा। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें भी इन्फर्निप जीत जाएगा, पर मेरे हिसाब से इसमें एक्सपीरियंस का पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इस पॉइंट को हम साइड में रखते हैं। अगर हम पिछले पॉइंट्स को देखें तो वहाँ इन्फर्निप एंड ग्रेनिंजा दोनों ही बराबरी पर आते हैं। आपको पता ही है कि जब भी इन्फर्निप की ब्लेज एक्टिवेट होती है तब इन्फर्निप की सभी अटैक की पावर 1.5% बढ़ जाती है। मतलब अगर किसी अटैक की पावर 100 है तो वह 150 हो जाएगी जब इन्फर्निप की HP 30% से कम हो जाती है। वहाँ ग्रेनिंजा के भी अटैक एंड स्पेशल अटैक स्टैट्स बॉन्डी होने के बाद 50 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। और यहाँ ग्रेनिंजा के लिए एक और एडवांटेज है क्योंकि ग्रेनिंजा की स्पीड जो पहले से काफ़ी खतरनाक है वह भी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ग्रेनिंजा को एडवांटेज साबित होगा। इसलिए हमें बॉन्डी एवोल्यूशन यहाँ ब्लेज से ताकतवर दिख रहा है। पर हमें यह बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि इन्फर्निप का जो ब्लेज है वह बाकी के पोकेमॉन के ब्लेज से काफ़ी खतरनाक और ताकतवर है। मैं यहाँ गेम डाटा की मदद सिर्फ इसलिए ली ताकि आप समझ सके ब्लेज और बॉन्डी एवोल्यूशन से पावर लगभग सेम अमाउंट में ही बढ़ती है। ग्रेनिंजा की बॉन्डी एवोल्यूशन की पावर भले ही नॉर्मल ब्लेज से ज़्यादा अमाउंट में बढ़ती है, पर इन्फर्निप की ब्लेज नॉर्मल पोकेमॉन के ब्लेज से काफ़ी खतरनाक है, इसलिए ग्रेनिंजा का बॉन्डी एवोल्यूशन की पावर एंड इन्फर्निप की ब्लेज की पावर लगभग सेम ही है। पर तब भी ग्रेनिंजा के लिए एडवांटेज है क्योंकि ग्रेनिंजा का बॉन्ड इन्फर्निप के ब्लेज से जल्दी एक्टिवेट होता है। पर हमें यह बोलना नहीं चाहिए कि इन्फर्निप की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ग्रेनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन करने के बाद भी बहुत सारे अटैक्स लगेंगे इन्फर्निप को फेंट करने के लिए। पर जब इन्फर्निप की हेल्थ कम होने की कगार पर आएगी तभी इन्फर्निप की ब्लेज एक्टिवेट होगी और तभी से असली बैटल शुरू होगी। हमें यह तो पता है कि इन्फर्निप की ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, पर वह कितनी भी ज़्यादा हो पर ब्लेज एक्टिवेट होने के बाद वह ज़्यादा अटैक नहीं झेल सकता। इसलिए हमारे पास 2 कंडीशन आती है इस बैटल को एंड करने के लिए। इसलिए पहले कंडीशन में अगर इन्फर्निप को ब्लेज एक्टिवेट होने के बाद 3 या 3 से ज़्यादा अटैक्स लगते हैं तो ऐसे में पूरे चांस है कि ग्रेनिंजा जीत जाएगा। पर इसमें भी ग्रेनिंजा को अच्छा खासा स्ट्रगल करना होगा और वह भी फेंट होने के ही कगार पर होगा। और अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो अगर इन्फर्निप ग्रेनिंजा के अटैक से बचता है या कम अमाउंट में अटैक झेलता है तो इसमें इन्फर्निप के जीतने के चांस थोड़े बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इन्फर्निप को ज़्यादा अटैक्स लगते ही नहीं तो उसे हराना काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। और वैसे भी अब तक इन्फर्निप ब्लेज एक्टिवेट होने के बाद कभी भी नहीं हारा। माना कि ग्रेनिंजा के स्पीडी अटैक से बचना इन्फर्निप के लिए मुश्किल है, पर अगर जैसे तैसे मैनेज कर लेता है तो ऐसे में इन्फर्निप के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। पर इसमें इन्फर्निप की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। पहले कंडीशन में जो ग्रेनिंजा की हालत बन गई थी उससे काफ़ी बदतर हालत इन्फर्निप की बन जाएगी। तो अब इस सारी वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि इन्फर्निप और ग्रेनिंजा में सबसे ताकतवर कौन है और कौन ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई है या मुझसे कुछ पॉइंट छूट जाता है या आपको कुछ नया पॉइंट पता चला है इस वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।